हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने देखा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस कितना सारा है। कितना सारा है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, कितना नॉलेजेबल है इससे पड़ता है। तो उसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं हमारे मॉड्यूल 1 की, दैट इज फोर्सेस एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो जो फोर्सेस है बच्चों, वो किस तरह लग रहे हैं, कौन से एंगल से लग रहे हैं, 4-5 फोर्स एक साथ लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये सब निकालना काफी इजी है। और शायद आपने ये 11th-12th में भी पढ़ा होगा। उसमें क्या था, आपने एक चीज सीखा था, दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उसी का अपग्रेडेड वर्जन मैकेनिक्स में आते हैं। एंड ये मैकेनिक्स में वो न्यूमेरिकल्स है जिसमें आपको वेक्टर्स, स्केलर्स दोनों कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा रिविजन। कल हमने क्या देखा? हमने देखा कि स्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या है। अगर किसी को याद है तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिक्स। फिर हमने देखा डायनेमिक्स का डेफिनेशन। डायनेमिक्स के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है हमारा काइनेटिक्स एंड दूसरा काइनेमैटिक्स। कल बच्चों मैंने आपको नेमोनिक दिया था, एंड व्हाट इज दैट नेमोनिक अबाउट? आप सभी को याद है? यस, दैट नेमोनिक्स इज अबाउट रिमेंबरिंग द डेफिनेशन। आपको वो डेफिनेशन कितने अच्छे से याद रहता है। सो काइनेटिक्स इज विथ रेफरेंस टू द फोर्स अप्लाइड एंड काइनेमैटिक्स इज विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स अप्लाइड। इजी पीजी? ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। आगे चलते ही बच्चों हमें अभी देखना है कि हमारे अगर बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं तो वो किस तरह लग रहे हैं, लेकिन कौन से बॉडी पे लग रहे हैं ये जानना भी तो जरूरी है, इक्वली इंपॉर्टेंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बॉडी दैट वी विल बी कंसिडरिंग इन आवर मैकेनिक्स का सिलेबस। द बॉडी इज जनरली नोन एज रिजिड बॉडी। आपको एक डिटेल्ड डेफिनेशन एंड डिटेल्ड नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे, बट यहां हम सिर्फ कीवर्ड्स के साथ जाएंगे बिकॉज keywords will help you to remember the things easily. Now let us start. Rigid body क्या होता है? अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है that does not allow even a single particle, even a single particle to displace. गॉट इट बच्चों? अभी मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है पूरी दुनिया में जिसपे फोर्स लगाने पर उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, लाइक उसके ऊपर कोई भी बेंडिंग, कोई भी क्रशिंग या फिर टॉर्शनल ट्विस्टिंग कुछ भी आपको देखने नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सा बॉडी है? क्या मैं ये पेन कंसिडर करूं? ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगा है तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है एट अ वेरी माइक्रो लेवल। एंड व्हेन आई कंसिडर फ्लावर्स को तो थोड़ा भी प्रेशर लगा है तो क्रश हो जाते हैं, इनके पेटल्स टूट जाते हैं। सो इन जनरल देयर इज नो एज सच नो बॉडी विच इज रिजिड, बट फॉर द एनालिसिस पर्पस, एज आप लोग एक इंजीनियर हो, आप लोग का काम है एनालिटिकल स्किल्स का ध्यान रखना, उसको ध्यान में रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो इसके लिए आपको कौन सी बॉडी कंसिडर करनी होगी? दैट इज वन एंड ओनली रिजिड बॉडी। सो बच्चों आप लोग ये लिख के ले सकते हो कि रिजिड बॉडी इज फोर्स that does not allow even a single particle to displace. हो गया बच्चों? Now let us move to the next part. The next part अभी आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मैं आपको 2 डायग्राम बना के दिखाऊंगी। जो डायग्राम आपको पूरे मैकेनिक्स में वही बनाना होगा। अ वेरी सिंपल डायग्राम फर्स्ट वी विल बी कंसिडरिंग, एंड दैट डायग्राम इज लाइक समवॉट नाउ लेट अस डू दिस। ये एक बीम है। बीम इन द सेंस बच्चों आप लोग ने सलिया देखा है, कंसिडर दैट इटसेल्फ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उस पर मैंने एक वेट लगा दिया एंड द वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। हाउ? like this.
मैंने ये बीम के एंड पर एक मेटालिक बॉल अटैच किया है, ये बीम के एंड पर दूसरा मेटालिक बॉल अटैच किया है, एंड ये जो पोर्शन है वहां पे मैं एक सपोर्ट ऐड कर देती हूं, एंड दिस इज अ रिजिड सपोर्ट। ओके, तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा बीम है उस पे दोनों साइड से प्रेशर लगने पर, दोनों साइड से फोर्स लगने पर डिस्प्ले मतलब वो बेंड हुआ है, कहीं ना कहीं उस पर बेंडिंग हुई है। अभी मैं एक दूसरा डायग्राम वहीं ड्रॉ करती हूँ। दिस बीम, इस पर भी मैंने दोनों साइड से अप्लाई किया है, दैट इज वेट्स लगाए हैं, एंड अगेन बीच में रिजिड सपोर्ट है। इज देयर एनी काइंड ऑफ चेंज दैट यू सी हियर? इसमें कोई भी चेंज आपको दिख रहा है? नो बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारे एनालिसिस में इसको हमें कंसिडर करना है कि एक रिजिड बॉडी है। सो फॉर एनालिसिस पर्पस वी हैव टू कंसिडर रिजिड बॉडी। ओके, नोट डाउन कर लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, विच बॉडी यू हैव टू कंसिडर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अगर मैं कहीं बॉडी पर फोर्स लगा रही हूं तो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इट विल गिव अस। लेट अस स्टार्ट बच्चों। सी, अगर ये मेरा बीम है, ओके, इस पर मैंने सेंटर से कोई चीज ये कर दी है, लटका दी है। मेटालिक बॉल ले लेते हैं, हमारा शॉर्टपुट होता है ना। आप सब में से कितने सारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो? बहुत सारे। सो कंसिडर ये अपना शॉर्टपुट है, इसको मैंने अप्लाई किया है। सो इस शॉर्टपुट को मैंने थ्रेड की हेल्प से अप्लाई किया है। किसके हेल्प से किया बच्चों? थ्रेड की हेल्प से। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस कैन अकर हियर? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस कैन अकर हियर? No change because we are considering the rigid body. But what kind of forces will be here, present here? सबसे पहले ये जो मेटालिक बॉल है उसका वेट होगा, एंड वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। नाउ अगर किसी को वेट और मास में स्टिल कंफ्यूजन है, डोंट वरी, एक शॉर्ट रिविजन ये कंसेप्ट के बाद जरूर होगा। अब ये वेट नीचे अप्लाई हो रहा है, उसका वजन है नीचे की तरफ। नाउ एंड ये स्ट्रिंग का खुद का एक वजन होता है, खुद का एक फोर्स होता है जो उसको ऊपर की तरफ खींचता है। उसको हम कुछ तो बोलते हैं, आपको याद आ रहा है? जस्ट रिकॉल, यस, दैट इज टेंशन। सो इसका ऊपर की तरफ एक अपना खुद का टेंशन रहेगा। टेंशन वेरी मच। सो ये टेंशन रहेगा एंड नीचे की तरफ उसका वेट एक्ट होगा, एंड इसके साथ कोई रिएक्टिव फोर्सेस रहेगा आपके हिसाब से। रह सकता है, नहीं रह सकता है, वो सब हम आगे देखने वाले हैं, बट स्टिल वी विल गो विद द बेसिक्स वन। ओके बच्चों, सो इज दिस क्लियर टू यू? नाउ सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे खासकर न्यूमेरिकल में इस चीज की मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेट और मास में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास? आप सबने ये डेफिनेशन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन लिखा होगा इस पे, बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। वेट एंड द नेक्स्ट वन इज मास। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, मास में हम W को उल्टा कर देते हैं। बट इट इज नॉट कंपल्शन बच्चों कि आपको वही लेटर्स यूज करना है। यू कैन यूज एनी लेटर दैट यू वांट। एन, मेरा नाम एन से शुरू होता है तो मैं एन यूज करूंगी, whatever, but always make sure whatever abbreviations you are using ना, वो आपके टीचर को समझ में आ जाए। Okay, now let us go with the next concept, that is their formula. Weight का formula is mass into gravitational acceleration. What बच्चों? What is the formula of weight? Mass into gravitational एक्सेलरेशन। मास का कोई फॉर्मूला होगा बच्चों आपके हिसाब से? मास का वजन कांस्टेंट रहता है, चेंज होता है, कोई फॉर्मूला? नो, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर मास। व्हाट इट इज द पर्टिकुलेट मैटर, वो जो पूरी बॉडी का जो आप मास कंसिडर कर रहे हो, अगर मैं इसका मास कंसिडर कर रही हूँ तो ये कितने मैटर से बना है, इसमें क्या क्या है, दैट ऑल इज इंक्लूडेड इन द
mass. So mass does not have a specific formula at all. It is just matter with which body is made of. ओके ये क्लियर हो गया बच्चों? लिख लो अपने बुक पे ये दोनों, नोट डाउन कर लो. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं ये इतने बड़े बड़े लेटर ना लिखने के बजाय इनके एब्रीविएशंस लिखना पसंद करूंगी. सो मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? हम एम यूज कर सकते हो, स्मॉलर एम यूज कर सकते हो, दैट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हो बच्चों? दैट इज जी. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? एनीवन? वैल्यू जो है जी की दैट इज अराउंड 9.81. व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इजी पीजी. यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि ये आपका जी का वैल्यू तो आपको पता चल गया. व्हाट इज मास का वैल्यू? ये चेंज होता रहेगा हर जगह या फिक्स रहेगा? एनीवन? किसी को कुछ क्लिक हो रहा है? ऑब्वियसली इट विल बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन बॉडी. अगर मैं ये मार्कर ले रही हूँ तो इसका ये कांस्टेंट रहेगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिमोट, इसका मास कांस्टेंट रहेगा. चाहे ये अर्थ पे रखूं या मैं मून पे रखूं या जुपिटर पे रखने जाऊं, अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकती वहां, बट उसका मास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है बच्चों. सो फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. इज दैट ओके एवरीवन? नाउ I hope you have got it clear that mass is a fixed quantity. ये हमेशा फिक्स रहता है और weight mass पे डिपेंड करता है and the gravitational acceleration of the place, कि वो place का gravitational acceleration क्या है. Is this clear? Mass is fixed. अपना weight क्या होता है? Product of mass and gravitational acceleration. Clear? Now let us move to the unit का part. अब यूनिट कैसे करेंगे? यूनिट तो बच्चों हमें याद करना रहेगा बिकॉज दैट इज फिक्स्ड एंड दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये एक एसोसिएशन है जो स्टैंडर्डाइज यूनिट्स फिक्स करती है एंड दैट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द अर्थ. नाउ मास के यूनिट क्या है? कोई बोल सकता है मुझे? इन सीजीएस इट इज ग्राम्स, इन एमकेएस इट इज किलोग्राम्स, इन एफपीएस इट इज पाउंड्स. अपना प्रेफरेबल कौन सा है? वी मोस्टली यूज केजी एंड ग्राम, राइट? अभी वर्क का यूनिट कैसे रहेगा? इट विल बी केजी. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वेट का यूनिट क्या है बच्चों? इनडायरेक्टली केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड व्हाट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों? न्यूटन. तो इसके लिए हमें अगर पहचानना है कि हमारे गिवन क्वेश्चन में मास क्या है, वेट क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले आप यूनिट चेक करो. क्या चेक करोगे आप? यूनिट. अगर आपको मास दिया हुआ है और आपको वेट निकालना है तो उसके लिए आपको 9.81 से मल्टीप्लाई करना होगा. और अगर आपको वेट दिया है तब तो कोई बात नहीं, आपका न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा. एग्जैक्टली लाइक दैट. सो वेट का यूनिट इज न्यूटन, मास का यूनिट इज ग्राम, केजी. पाउंड्स मोस्टली हम कंसिडर नहीं करते तो इसको यहाँ लिखेंगे भी नहीं, सिंस इट इज नॉट कंसिडर. सो ग्राम एंड केजी विल बी कंसिडर. राइट इट डाउन बच्चों, अगर आपको लिख के लेना है कंसिडर लाइक कंसेप्ट अपने बुक में एक नोट डाउन करके रख लो. ओके, नाउ मूविंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. कल हमने देखा कि जो फोर्स है उसके क्या क्या इफेक्ट हो रहे थे हमारी बॉडी पे. स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था, बेंडिंग हो रही थी, एंड वो फोर्स मोशन में लेकर आता है बॉडी को, या फिर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रोक देता है ना. आज हम देखेंगे फोर्स की खुद की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, लाइक व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू द फोर्स. सो ये जो फोर्स शब्द है इसका कोई मुझे फॉर्मूला बता सकता है? इसके फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, कौन से कंसेप्ट में पढ़ा था अपने लोअर क्लासेस में? एग्जैक्टली, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें
फोर्स से रिलेटेड 3 लॉज देता है, मोशन से रिलेटेड 3 लॉज देता है। पहले में हमें क्या पता चलता है, बॉडी की एबिलिटी। अभी मुझे कोई कितना भी धक्का दे, मैं नीचे नहीं गिरूंगी जब तक मैं नहीं चाहती। उसी तरह गाइस, अगर आप लोग ठान ले कि अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आउट ऑफ स्कोर करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज व्हाट इज इनर्शिया। बॉडी का इनर्शिया ऑफ मास होगा। आपको सक्सेस चाहिए तो चलो हम अपना बना लेते हैं, इनर्शिया ऑफ सक्सेस। अगर चाहिए तो चाहिए, नहीं अगर तुम्हें ऐसा कोई भी डिसीजन लेते वक्त डर लग रहा है, बिलीव इन योरसेल्फ। बच्चों अगर आप खुद पे बिलीव करोगे तो आप डेफिनेटली टफ से टफ चीजें सॉल्व कर सकते हो। अभी तक आपको कुछ टफ लगा नहीं, अब आप लोगों ने 50% ऑफ द टफेस्ट पार्ट को समझ लिया है। व्हाट आर दोस, कि आपको कभी भी कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है न्यूमेरिकल में, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो वेट है या मास है या लेंथ है या वेलोसिटी है या स्पीड है। तो आपको किसके ऊपर ध्यान देना है, यूनिट के ऊपर। बच्चों यूनिट को आप याद कर लो, बिकॉज आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में एक डेरिवेशन पढ़ा था कि हम यूनिट कैसे डिराइव करते हैं। अभी मैंने उसका एक शॉर्ट एग्जांपल दिया वेट के फॉर्म में। तो बच्चों जब आपको यूनिट्स याद रहेंगे ना कि हाँ वेट को मेजर करना है तो वो न्यूटन में होगा। एंड वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट आई एक्सर्ट ऑन दिस अर्थ, राइट। आपका वेट क्या है, आप जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो अर्थ पे। इज दैट क्लियर बच्चों? एग्जैक्टली। नाउ मूविंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज फोर्स। अब ये फोर्स क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है, कभी भी खोद के पढ़ो बच्चों, हर एक चीज को खोदना सीखो, पूछो, अगर पूछोगे तो मिलेगा। अब ये मोमेंटम क्या है, अगर मैं आराम से ऐसे ऐसे चल रही हूँ एंड जस्ट इन केस पीछे से मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया, तो मेरा जो स्पीड था पहले वो स्लो था और फिर जोर से धक्का दिया तो मैं धाप पकड़ के आगे जाके गेम ओवर। तो वो जो मोमेंटम में चेंज आया मेरे, वो जो मूवमेंट में चेंज आया, आई वॉज इनिशियली स्लो, फिर मैं स्पीड बढ़ी एंड स्पीड बढ़ना इज व्हाट बच्चों, एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ना इज एक्सेलरेशन। तो मेरा स्पीड बढ़ा एंड उसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मेरा बॉडी का स्पीड कितने इससे बढ़ा, कितने इंटेंसिटी से बढ़ा, दैट इज नथिंग बट फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला बिकम्स लाइक फोर्स इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी इसका यूनिट आपको याद नहीं आ रहा है, फॉर्मूला तो याद रहेगा ना बच्चों, यूनिट फॉर्मूले से बन जाएगा। मास को किससे, एंड हमेशा जो आप यूनिट लोगे ना, जस्ट मेक श्योर कि आप वो MKS में लो, मीटर किलोग्राम सेकेंड। M फॉर मास, दैट इज kg, kg उसका यूनिट है। एक्सेलरेशन इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट इज ऑल्सो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज नथिंग बट अपना न्यूटन, है ना बच्चों। बहुत इजी कंसेप्ट एंड ये सब कंसेप्ट ही आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यूनिट से हमें समझता है कि आगे कोई ना कोई नंबर आने वाला है। ऑब्वियसली 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 45 न्यूटन का फोर्स लगाया, 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आगे कोई नंबर आ रहा है ना, 45, 60। वो नंबर को हम क्या बोलते हैं, दैट नंबर इज नोन एज मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है नंबर को बच्चों, मैग्नीट्यूड, राइट। एंड फोर्स को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना है कि अगर मुझे किसी को पुश करना है तो उसको किस डायरेक्शन में पुश करना है, सीधा या डायगोनल या आपकी तरफ, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन दैट एक्चुअली आई नीड, राइट। तो इसी की तरह हम मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स को क्या लगता है, और एक चीज डायरेक्शन। ओके, now let us understand one more thing. सॉरी ड्राइंग खराब है तो एडजस्ट इट गाइस। अब ये क्या है, हमारी एक छोटी सी गाड़ी है, उसको मैं इस डायरेक्शन में पुश कर रही हूं। पुश, हम बहुत बार क्या करते हैं, गेट को समझने के चक्कर में पुल को पुश कर देते हैं एंड वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। सो इधर मैं गाड़ी को क्या कर रही हूँ बच्चों, आगे की तरफ पुश कर रही हूँ एंड पुश करने पे मेरा फोर्स किस साइड लग रहा है, ऑब्वियसली आगे की तरफ लग रहा है, राइट। एंड ये जो फोर्स है दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
अभी गाड़ी भी खुद का कुछ फोर्स लगा रही होगी कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना है, एंड दैट फोर्स इज रिलेटेड टू इनर्शिया, बॉडी का जो इनर्शिया है उसका भी कोई रिएक्टिव फोर्स होगा, राइट? तो ये फोर्सेस के कुछ डायरेक्शन है बच्चों, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन देयर आर चांसेस कि जो हमारा कंसेप्ट है कि हमें जो फोर्स कंसीडर करना है वो डायरेक्शन और एक एंगल और मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को कंसीडर करके रख करना है बच्चों। हम डायरेक्टली उसको जब कंसीडर करते हैं ना, देयर आर चांसेस कि हमारे कुछ पॉइंट मिस आउट हो जाए, और ये कुछ पॉइंट मिस ना होने के लिए फोर्सेस के ऊपर लॉज डिफाइन किया गया, दैट इज ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। काफी सुना सुना सा लग रहा है, राइट? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज हमारे लॉस। तो बच्चों एक शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। फोर्स को क्या क्या चीज की जरूरत है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, राइट? Also you have to consider where it is applied, that is point of application. So force requires direction and magnitude and point of application. ओके, सो डायरेक्शन का कंसेप्ट आ चुका है बच्चों। हाउ टू डील विद डायरेक्शन एंड कंसेप्ट, लाइक हम कोई भी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो कैसा इफेक्ट देगा, क्या इफेक्ट देगा, वो सब अंडरस्टैंड करना आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों अंडरस्टैंड करना है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कोई कोई चीज अगर कोई मशीन्स अगर हम बनाते हैं तो उसपे ना हर एक जगह से फोर्स लगता है, एंड वो फोर्स को नहीं समझेंगे ना तो हमने जो मशीन बनाई है दैट विल गो इनटू वेन, वो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, राइट? अभी मैंने हमारा पुली डिजाइन किया, मान लो पुली डिजाइन किया, तो मुझे वो कंसिडर करना होगा कि वो पुली के ऊपर किस किस डायरेक्शन से फोर्स लग सकते हैं। बच्चों पुली क्या होता है वो देखो, सबसे इजी एग्जांपल देती हूँ आपको। कुआं देखा है सबने, कुआं, वेल। तो वो जो पानी निकालते हैं, जब हमारी आंटियां पानी निकालने जाती हैं तो वो जो थ्रेड जो बाल्टी से कनेक्टेड रहता है एंड एक थ्रेड का जो एंड है वो आपके पास रहता है, आप उसको पुल करते हो तो वो पुली आपका काम इजी कर देता है, राइट? तो वो इजी हो जाने के लिए हम पुली यूज कर रहे हैं, बट वो किस डायरेक्शन से लग रहा है? तो अगर हम कोई वेल की बात करें तो पानी का बाल्टी इस डायरेक्शन में रहेगा एंड इसका ये डायरेक्शन में रहेगा, राइट? आपका फोर्स खींचने का ये डायरेक्शन में रहेगा एंड ये पुली का कनेक्शन रहेगा ऊपर, है ना? तो ये तो बाल्टी का वेट रहेगा, बट इधर आपका कॉन्स्टेंटली ये खींचा हुआ वेट रहेगा, लाइक इधर से आप कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ पुल कर रहे हो वो चीज को, है ना? अभी तो आप तो बोलोगे दीदी टोटल कितना लग रहा है वो निकालना काफी इजी है, दोनों के फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्शन अलग अलग है। बट बच्चों डायरेक्शन अलग है लेकिन एंगल भी तो अलग है। दिस इज वर्टिकल, 90 डिग्री पे वो डायरेक्ट जा रहा है, इधर 90 कंसिडर करो इसके रेफरेंस में और 0 कंसिडर करो। बट व्हाट अबाउट दिस, ना ही ये 90 डिग्री कंसिडर कर सकती हूँ ना ही मैं इसको परपेंडिकुलर कंसिडर कर सकती हूँ, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? इसके लिए हमें एक कंसेप्ट दिया था अपने लोअर क्लासेस में, दैट वाज अबाउट वेक्टर्स, है ना बच्चों? एंड दिस वेक्टर्स वाला कंसेप्ट विल हेल्प यू अ लॉट। आई नो बहुत सारे जन को ये वेक्टर्स का फोबिया होगा, बिकॉज व्हेन आई वाज इन at your time I was too scared of it, but जब मैंने इसको रियलाइज किया, एनालाइज किया, स्टडी किया, प्रैक्टिस किया, तो मुझे सबसे इजी यही कंसेप्ट लगा। दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट बच्चों, जस्ट द थिंग इज हम उस एंगल से सोचते नहीं है, तो थोड़ा सा हम अपना ब्रॉड माइंड कर लेंगे, 5 मिनट थोड़ा रिलैक्स करेंगे, माइंड ओपन करेंगे एंड देन फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके पानी भी नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं बच्चों, हमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज पढ़ेंगे कल फ्यूचर ब्राइट करेंगे, है ना? आप लोगों ने कभी कोई सोचा है कि आप लोगों को कौन सी मशीन्स बनानी है, कौन सी मशीन्स बनाने में इंटरेस्टेड हो?
कभी भी किसने कुछ सोचा है? सोचा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों, आई एम ईगर टू नो आप लोग के ड्रीम क्या है एंड आप लोग को करना क्या है, दैट इज नो बच्चों। ओके, सो वेक्टर्स को जानने से पहले हम एनालाइज करते कि फोर्स कैसे कैसे होते हैं, कितने टाइप ऑफ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई गाड़ी है, हमारा फेवरेट ट्रक ले लेते हैं बच्चों, ये पूरे मैकेनिक्स में मैं आपको मेरे ट्रक वाली ड्राइंग से इंप्रेस करती रहूंगी। ये ना हमारा स्पेशल ट्रक एंड ये ट्रक का जो टायर्स है उसके फोर्स किस डायरेक्शन, उसके टायर्स के द्वारा जो फोर्स लगेंगे वो कौन सा डायरेक्शन में लगेंगे? ऑब्वियसली टुवर्ड्स द ग्राउंड फोर्स लगा देते हैं। हवा में नहीं है मेरा ट्रक बच्चों, और ड्राइंग ऐसी है। एंड अगर मेरा टायर ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है तो ऑब्वियसली उसको कुछ रिएक्टिव फोर्स मिलने वाला है, तो वो कहां से मिलेगा? फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज रिएक्शन फोर्सेस। तो इसके लिए हम एक ऐसा, इफ दिस इज माय टायर, इसने वजन लगाया तो इसको एक रिएक्टिव फोर्स मिला, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। किसमें मिला बच्चों? द रिएक्टिव फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ दिस फोर्सेस जो एक पॉइंट पे लग रहे हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट है इनका बच्चों, यहाँ थोड़ा कलर शलर ले लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। ये पॉइंट पे लग रहा है, राइट, एंड दिस इज व्हाट द फोर्स डिमांड्स, कि हमें पता होना चाहिए कि फोर्स कहाँ लग रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्शन, राइट। नाउ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्लियर हो गया आपको बच्चों कि ये पॉइंट फोर्स है। तो जो फोर्सेस पॉइंट पे लगते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस। क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस। इट इज एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, और सिंगल पॉइंट में हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, उसका वेट नीचे की तरफ एंड उसका रिएक्शन फोर्सेस। अभी इसकी जगह अगर मैं पुली ले लेती तो रिएक्शन फोर्सेस की जगह क्या आता? टेंशन, राइट। वो जो मैंने पुली को अटैच किया है जिधर से, वो स्ट्रिंग का टेंशन आ जाता, राइट। So that is the concept here. अभी concentrated forces का तो concept हो गया, तो concentrated के अलावा कौन सा और forces है? चलिए वो जानते हैं। The next force is, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं, distributed। बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड को अगर हम अलग अलग एंगल से देखें तो क्या फर्क आता है आपको पता है? सी, ये एक सरफेस है, इसके एक पॉइंट पे किसी एंगल से तो फोर्स लग रहा है, दैट इज एक्टिंग एट द वन पॉइंट, राइट। लेकिन अगर मैं ह्यूमन लेग कंसिडर करूं, ये ह्यूमन लेग है, ये सरफेस है ना। ह्यूमन लेग जब मैं कंसिडर करती हूं तो क्या होता है? क्या मैं उसको पॉइंट बोलूंगी या डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स बोलूंगी? That will be point force as well as distributed force। अगर वो distributed force है तो वो सारे जो forces लग रहे हैं मेरे पैर के थ्रू, यहां यहां यहां, वो सबको मैं ऐड कर दूंगी। क्या कर दूंगी बच्चों? ऐड, है ना। तो distributed forces क्या होता है? That is nothing, very easy concept। फोर्स का छोटा 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 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, हमें हर एक एंगल से कंसिडर करना पड़ता है। और ये कहाँ कंसिडर करना होगा बच्चों? आपके हिसाब से आपको कौन सा ऐसा कंडीशन समझ में आ रहा है जहां हमें डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा? कोई भी एग्जांपल कमेंट सेक्शन में करो, कोई भी एग्जांपल। मैं तो बताऊंगी, मेरा काम है बताना, आप लोग भी करो। या एग्जैक्टली, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें क्या कंसिडर करना रहता है कि जो हमारी बिल्डिंग है, मान लो उसका पूरा एक साइड ही लोगों से भर गया, यहाँ के फ्लैट सबने ले लिए, यहाँ के फ्लैट की किसने भी नहीं लिए, ये वेकेंट है, तो ये वाला पार्ट पे ज्यादा फोर्सेस लग रहा है और ये वाले पार्ट पे कम फोर्सेस लग रहा है, तो मैं बिल्डिंग का होल फोर्स न लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी फोर्स को। पहले मैं इतने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, देन इतने एरिया पे कितना लग रहा है, वो सब कैलकुलेट करूंगी अकॉर्डिंगली, राइट। देन मुझे समझेगा कि इज माई बिल्डिंग सुटेबल फॉर द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, राइट बच्चों। नाउ लेट अस स्टार्ट कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स है,
तो उसके साथ डीलिंग कैसे करनी है। तो आपको ये समझ में आ गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ओके, resolution of forces. What are we going to study, kids? Resolution of forces. तब तक हमने क्या देखा, रिवाइज करते हैं। स्टैटिक्स, डायनेमिक्स का डेफिनेशन, काइनेटिक्स का डेफिनेशन, काइनेमैटिक्स का डेफिनेशन, फोर्सेस, फोर्सेस के इफेक्ट क्या होंगे, फोर्स किस चीज की डिमांड करता है। दिस 6 टॉपिक्स आर कवर्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिजोल्यूशन। बच्चों नाउ अपने आंख कान सब फोन की तरफ करो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। रेजोल्यूशन, ये जो कंसेप्ट है इसमें हमें समझेगा कि हाउ मच कैन वी थिंक एंड कितना हम अपना एनालिटिकल स्किल्स अप्लाई करके ये सारे सम्स सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। रेजोल्यूशन में करना यानी कि क्या करना, पॉलिटिक्स के दंगे फसाद क्लियर करना, नो। रेजोल्यूशन करना यानी कि पता लगाना कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, कितने डायरेक्शंस में हो रहा है, राइट बच्चों। सो गोइंग विद द रेजोल्यूशन पार्ट, लेट अस फर्स्ट कंसिडर कि अगर हम रेजोल्यूशन करेंगे तो वो बॉडी किस डायरेक्शन में है, किस साइड जा रही है, कितना उसको इशू रहेगा, कितना उस पर लाइन ऑफ एक्शन लगेगा, ठीक है। बट बिफोर दैट I just want to write one word here, that is vectors. Scalars तो काफी easy है। Scalars is all about magnitude से deal करना and vector is all about magnitude as well as direction से deal करना। Scalar में कैसा है, मेरा वजन 55 है, मेरे बाजू वाली का 56 है, ऐड कर दो, हो गया। मुझे ये थोड़ी देखना है कि वो किस डायरेक्शन में उसका वेट है, वो इधर पुश करी तो इस डायरेक्शन में लेना है, इधर पुश करी तो इस डायरेक्शन में लेना है, नथिंग लाइक दैट। किस वेट उसका किधर है, कितना है, मुझे उसके मैग्नीट्यूड से लेना देना है, राइट बच्चों। बट वेक्टर्स में क्या होता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर रेक्टिलिनियर मोशन है तो वो स्ट्रेट है, सर्कुलर मोशन है तो वो सर्कुलर है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें है ना, वो सब हम किस में कंसिडर करते हैं, ये वेक्टर्स में। वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए आपने अपने लोअर क्लासेस में 2 लॉज पढ़े थे, ट्रायंगल्स लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब ये लॉ में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है बच्चों। आई विल बी मेंशनिंग द 2 फॉर्मूले दैट इज नेसेसरी ओवर हियर। सो स्टार्टिंग विद द वेक्टर्स का पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ ग्लिम्प्स कि आपने अपने लोअर क्लासेस में क्या देखा था। कि मेरी कोई बॉडी है, मान लो ये मेरा ब्लॉक है, ईटा पत्थर लकड़ी का ब्लॉक, उसको मैंने प्लेन सरफेस पे रखा है ना। अभी मैं इस साइड से उसको पुश कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड ऊपर से उसको पुश कर रही है ना, और मेरा भाई इस साइड से उसको पुश कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों ब्लॉक का एक खुद का वेट होगा, ये 3 फोर्सेस तो हमें समझ गए, और एक कौन सा हिडन फोर्स है, ऑब्वियसली वेट। तो सबसे पहले वो ब्लॉक का हम लोग वेट जो कि सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको कंसिडर कर लेते हैं। वेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट बच्चों, mg, राइट। नाउ मैं एक फोर्स लगा रही हूं यहां से, दैट इज मान लेते हैं 10 न्यूटन का। इधर से एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं 4 न्यूटन का। यहां से एक ऑपोजिंग फोर्स, रोकने वाला फोर्स लग रहा है, वो मान लेते हैं कितने न्यूटन का है बच्चों, 6 न्यूटन का, ठीक है। तो अभी ब्लॉक किधर मूव होगा, ये आगे जाएगा, पीछे आएगा, टोटल रिजल्ट क्या आ सकता है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, इसका रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। एंड रेजोल्यूशन का काम क्या है, ये बताना कि जो हमारा ब्लॉक है, जो उस पे फोर्सेस लग रहे,
वो किस डायरेक्शन में लगेंगे, कितने फोर्सेस लगेंगे, वो सब बताने का काम हियर। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज वेक्टर्स। तो मैं सबसे पहले ये जो मेरे मैग्नीट्यूड है फोर्सेस को, इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। मेरा 10 किलो न्यूटन ओके, तो जो मेरा 10 किलो न्यूटन है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, इन दिस डायरेक्शन। जो मेरा 4 किलो न्यूटन है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में, राइट। तो मेरा रिजल्टेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। कैसे, बाय यूजिंग वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। हाउ कैन वी कंसिडर दिस, एक 10 किलो न्यूटन है, एक 4 किलो न्यूटन है, तो एक इस डायरेक्शन में होगा, बराबर। नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चों। वो करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना है किसका डायरेक्शन किधर है, किसका एंगल किधर है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, ये सब आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हम कैसे भी ट्रायंगल्स को देखकर या एरोस को देखकर सॉल्व करने में जाएंगे। नाउ लेट अस डू द कंसिडर द इम्पोर्टेंट पार्ट, कि अगर हमें पता लगाना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है, देन वी हैव टू कंसिडर एडिशन वाला पार्ट एंड नेक्स्ट इज डायरेक्शन वाला पार्ट। मोस्टली हम डायरेक्शन को इधर एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, एंड वेक्टर्स का एडिशन यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं। सो इसका डेरिवेशन वगैरह सब हम जब करने जाएंगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर योर सिलेबस। व्हाट यू नीड इज जस्ट द फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला स्टेट्स दैट इफ देयर इज p वेक्टर एंड देयर इज अ q वेक्टर, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो किधर होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। सो दिस इज थीटा। ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। The resultant is calculated as square root of p square। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है आपको बच्चों, दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लेना, उसको स्क्वायर करना है, एंड देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ p q cos अल्फा, और I'll टेक थीटा क्योंकि अभी तक हम थीटा के साथ ही चल रहे हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको बच्चों अल्फा रहेगा, थीटा रहेगा, उससे डरना नहीं है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्या रखनी है आपको, कि आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इस तरह मिलेगा। और एक तरीका होता है बच्चों हमें रिजल्टेंट निकालने का, वेक्टर का क्वांटिटी निकालने का, दैट इज जब आपको वेक्टर मान लो, एक एग्जांपल ही ले लेती हूँ, 4i + 5j + 3k के फॉर्म में दिया रहता है। एंड व्हाट आर दिस i, j, k? These are the unit vectors. यूनिट वेक्टर्स को ऐसे हम हैच बना देते हैं, राइट। तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसका हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो एग्जैक्ट वेक्टर का जो वैल्यू आना चाहिए वो कैसे आएगा। सिंपल है, उसमें हम क्या कर देते, कोएफिशिएंट ऑफ i, कोएफिशिएंट ऑफ j एंड कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते थे। दैट वाज नथिंग बट डिराइव फ्रॉम दिस, इसमें से ही वो डिराइव हुआ था। ओके, सो ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन किया कि आपको जब दो वेक्टर दिए जाएंगे तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालना है। जस्ट नोट इट डाउन बच्चों। एंड इसका डायरेक्शन कैसे होगा, tan इनवर्स ऑफ एनीवन, tan इनवर्स ऑफ ऑपोजिट, ऑपोजिट में क्या है Q/P। अब तुम बोलोगे दीदी ऑपोजिट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वो दिखने के लिए हमें क्या करना रहता है, ये जो हमारा वेक्टर है ये वाला, इसको उठाकर इसके आगे रखना होगा। ओके, यप, हियर वी गो। इज दिस डन एवरीवन?
ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने क्या लिखा अभी तक? फोर्स के फॉर्मूला, उसके टाइप्स ऑफ लॉस, पैरेललोग्राम लॉ भी देख लिया, दो मेन फॉर्मूले जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले वो भी देख लिया, ये भी कंसिडर कर लिया। एंड एनीथिंग एल्स रिमेनिंग? नो। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बच्चों ज्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ वही चीज को अपने लाइफ में सीखना है जो हमें वैल्यू देने वाले हैं। डू नॉट गो विद द एक्स्ट्रा पार्ट। आपको कोई डेरिवेशन नहीं पूछता इंजीनियरिंग में, क्या पूछते हैं? डायरेक्ट एप्लीकेशन, कि आपको वो चीज आती है तो कितने अच्छे से आती है, राइट? ओके, नाउ अभी हम कुछ सम करेंगे बच्चों, ठीक है? आपने रेजोल्यूशन तो टॉपिक पढ़ा, अब उसको प्रैक्टिकली वो कैसे अप्लाई होता है, उसका जो एप्लीकेशन है वो देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई हैव बॉट सम क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स, वेरी बेसिक क्वेश्चन, कुछ डरने की बात नहीं है, हो जाएगा। लेट्स डू दैट। और सब क्या टाइम, कौन से टाइमिंग पे आप ये वीडियो देख रहे हो, डेट क्या है, जरूर कमेंट सेक्शन पे बताएं, हमें भी तो पता चले आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम्स वगैरह का कैसा शेड्यूल है ना? ओके, नाउ रिजॉल्व द फॉलोइंग। ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसे हम फोर्स के हिसाब से रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको मेरी कलाकारी दिखाऊंगी कि मैं कितना अच्छा सर्कल बनाती हूँ, वो बात अलग है, वो कभी बनता नहीं है। एंड ये एक सरफेस पर प्लेस्ड है, दैट इज अ रिजिड सरफेस, राइट? रिजिड है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा ऐसे इसको कट्स दिखाने होंगे ऑब्वियसली। बच्चों अगर आपको ऐसा कोई भी सरफेस दिखे तो अंडरस्टैंड कि वो रिजिड सरफेस है, ठीक है? Now this ball, either it can be a ball or a machine का part, gear वगैरह कुछ भी, just we have taken it in a circular shape, ठीक है? Now ये कौन से forces exert करेगा? ये बॉल कौन से forces exert करेगा? Is this similar to a block? Yes, it is similar to a block. So ये ब्लॉक पर, ये ब्लॉक अगर मैंने इसकी जगह प्लेस किया तो ये भी कौन से forces exert कर सकते हैं? We are talking about the vertical forces. So when I'll resolve this both, I'll get two components. कौन से बच्चों? ये weight रहेगा जो perpendicularly act करेगा, ठीक है? अब मैं आपको एक न्यू कंसेप्ट बता रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। That concept is about line of action. अब वो line of action क्या होता है बच्चों? अगर ये weight इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसका ये लाइन इस साइड है, अगर ये weight इसमें एक्ट कर रहा है तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, डाउनवर्ड्स, राइट? और यही लाइन ऑफ एक्शन में इसका हमें रिएक्शन देखने मिलेगा, है ना? एंड दैट रिएक्शन विल गिव यू, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा मेरा वेट एंड दिस इज माय रिएक्टिव फोर्सेस। और ये कैसे है? परपेंडिकुलर है, तो इधर कोई एंगल का भी जिक्र नहीं होने वाला है, क्योंकि रिजॉल्व में हमें तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना रहता है। तो थोड़ा फिर से कलर में चेंज लाते हैं एंड वी विल बी राइटिंग इट। कौन सी चीजें हैं? लाइन ऑफ एक्शन, कि वो फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है, कौन से पॉइंट पे हो रहा है। सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड इज एंगल, एंड एंगल से हमें समझ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शन विल इट प्लेस and the magnitude, right? These three things we have to keep in our mind while resolving any of the component when it is placed or it is exerting a kind of forces. Okay, so this was all about a circle or a block when it is placed on a surface. वन मोर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। यस, तो ये मेरा वर्टिकल सरफेस है,
इस पर मैंने एक पुली को रखा है और इसको मैंने यहां से बांधा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस विल बी हियर, यहां पे कैसे फोर्स हो सकते हैं बच्चों, जब पुली को मैंने लटकाया है एंड एक सॉलिड सरफेस है, तो सबसे पहले पुली का खुद का सेल्फ वेट रहेगा। सो द वेट ऑफ पुली विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये स्ट्रिंग अपनी तरफ कोई रिएक्शन देगा, ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग का खुद का फोर्स लगेगा उसको पकड़ के रखने के लिए, खुद का रिएक्शन देगा, तो ये उसको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन वेट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। बच्चों गेट टू नो, यहां पे वेट उसको अपनी तरफ खींच रहा है, लाइक एवरीथिंग शुड कम डाउन बिकॉज हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेज दैट वो किसी भी चीज को हवा में लटकने नहीं देगा। बट ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे कोई तो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसको कोई तो अपनी तरफ खींच रहा है, एंड इस पर और एक फोर्स, अभी ये जो पुली है ये दीवार को धक्का दे रहा है, तो दीवार भी तो उतना ही रिएक्शन देगा उसको, दीवार भी उतना ही रिएक्शन दे रहा है उसको। सो वी विल कंसिडरिंग द रिएक्शन ऑफ वॉल, रिएक्शन ऑफ स्ट्रिंग, एंड दिस इज आवर वेट। ओके बच्चों, सो डिड यू गेट इट कि हमें ये रिजॉल्व कैसे करना है एग्जैक्टली ये वाले डायरेक्शन, तो जो ये वाला फोर्स है दैट इज द रिएक्टिव फोर्स, ये वाला जो फोर्स है दैट इज अपना स्ट्रिंग उसको खींच रहा है, एंड द बॉटम फोर्स वाज अबाउट द वेट। तो इसी की तरह हमें जो भी आगे रिजोल्यूशन करना है दैट इज एफबीडी वगैरह जो हमें लेना है वो हम इसके आगे लेंगे, राइट। नाउ गोइंग विद द फ्री बॉडी डायग्राम, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है पहले वाले स्लाइड का तो आप ले सकते हो। लेट मी ड्रॉ दिस नाइसली माय कलाकृति, ओके, ये कभी मीट नहीं होता। ड्रॉ दिस बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो आपको चाहिए तो। मैं स्लाइड नहीं चेंज करती हूँ, इसी में रखती हूँ ताकि ये वाले पॉइंट्स मिस आउट ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये बहुत कंसिडर करके चलने होंगे। ओके ओके, नाउ talking about the next question that we are going to do and the next concept that is coming ahead is our FBD, that is free body diagram. What is this free body diagram? अब बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, ब्लॉक्स, पुलिस एंड वो बार बार मेटालिक बॉल वगैरह ड्रॉ न करते हुए हम सिर्फ एरो से अगर हम हमारा काम कर दे तो दैट मेक्स आवर लाइफ इजियर। सो लेट्स डू दिस। कोई भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमें लेना, फॉर एग्जांपल कंसीडर ब्लॉक। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, नथिंग, एक स्ट्रेट लाइन, ये ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लग रहा है दैट इज उसका वेट, और वही लाइन ऑफ एक्शन, मतलब लाइन ऑफ एक्शन मतलब बच्चों जहां पे फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, और यही लाइन ऑफ एक्शन में हमारा रिएक्टिव फोर्स रहने वाला है। ओके तो नीचे की तरफ वेट लग रहा है हमारा, ऊपर से नीचे की तरफ हमारा रिएक्टिव फोर्स है, ऊपर से हमारा क्या है, वेट है। सो दिस इज नथिंग बट एफबीडी। ऑब्वियसली बच्चों दिस इज अपना एफबीडी ऑफ अ सिंपल ब्लॉक दैट इज प्लेस्ड and this is weight of the block. Is this clear बच्चों? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं ये सरफेस को थोड़ा सा पहाड़ जैसा बना दूं तो क्या कोई इफेक्ट आएगा? कोई भी इफेक्ट, अगर आपको कोई भी इफेक्ट क्लिक हो रहा है कि अगर मैंने ये सरफेस को स्ट्रेट ना रख के थोड़ा सा ऐसे कर्व दे दिया हो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो वेट है दैट विल ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, और उसी लाइन ऑफ एक्शन में हमारा रिएक्शन रहने वाला है। क्लियर? इजी पीजी? यस। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करें। कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ समझना है
कि कैसे रिएक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो आप लोग ने दो अभी तक एफबीडी पढ़ लिया, दैट वाज एफबीडी ऑन अ प्लेन सरफेस, एफबीडी ऑन अ कर्व सरफेस, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द एफबीडी ऑफ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सरफेस डालती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। नाउ टेकिंग द क्वेश्चन बच्चों, सिंस डायग्राम में इस पे डिस्प्ले ना करके आप लोगों को मैं अपनी कलाकृति दिखाने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरी कलाकृति देखते देखते हम थोड़ा डायग्राम भी बना लेंगे। ओके, सो द डायग्राम गोज लाइक, देयर इज अ सॉलिड सरफेस हियर एंड देयर इज अ सॉलिड अनदर सॉलिड सरफेस हियर, ठीक है। और इधर एक पुली मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे वायर्स कनेक्टेड है और इधर से एक हमने ब्लॉक को लटकाया है। क्या किया बच्चों? ब्लॉक को लटकाया। दिस इज माई वन ऑफ द सॉलिड रिजिड बॉडी, दिस इज माई रिजिड बॉडी जहां से ये कनेक्टेड है। रिजिड बॉडी बोलो, सॉलिड बॉडी बोलो, जो आपको याद रखने में इजी होता है वो बोलो बच्चों, बस आपको वो दिमाग में रहना चाहिए। एंड यहाँ पे हमारा ये कंसिडर्ड है। तो दिस इज माई फोर्स 1, दिस इज माई फोर्स 2, फोर्स इन द सेंस अपनी तरफ वो रिएक्शन ले रहा है, एंड दिस इज माई नंबर 3। ओके, सो व्हाट आर द चांसेस कि इधर कितने टाइप ऑफ फोर्सेस आ सकते हैं बच्चों आपके अकॉर्डिंग? थोड़ा सोचो, कितने टाइप ऑफ फोर्सेस आपके अकॉर्डिंग इधर हम कंसिडर कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये ब्लॉक को सेपरेटली रिजॉल्व करेंगे। कैसे बच्चों ब्लॉक को सेपरेटली रिजॉल्व करना है हमें? वो जो हमारा ब्लॉक है उसका खुद का एक सेल्फ वेट है और खुद का एक रिएक्टिव वेट है, दैट इज ऊपर की तरफ जो उसका टेंशन है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये मैं पूरे को ऐसे मान लेती हूँ, इसको मैं कंबाइन करके लिख दूंगी रिएक्शन ऑफ ब्लॉक, और इसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाऊंगी। किस डायरेक्शन में बच्चों? फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये फोर्स को बेसिकली हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि वो कौन से डायरेक्शन में है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, डोंट वरी, मैं आपको हर एक न्यूमेरिकल में बताते जाऊंगी कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, एंड एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर हम शॉर्ट में सारा रिवीजन देख लेंगे। ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट। नाउ ये हो गया हमारा, ये पार्ट तो रिजॉल्व हो गया। व्हाट अबाउट दिस एंड दिस पार्ट? सोचो सोचो सोचो, दिमाग की गाड़ी चलाओ। इट्स वेरी सिंपल बच्चों, यहां से एक फोर्स आ रहा है, यहां जा रहा है, एंड देयर इज अ बॉटम फोर्स। इसको तो हमने आर ऑफ बी पकड़ा था, ठीक है। आर ऑफ बी मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एंड R1 string 1, this is R2, right? Okay, and since ये vertical force है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं, वर्टिकल फोर्स नहीं है। इसके लिए हमें एक हॉरिजेंटल, इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ बिकॉज कलर चेंज रहेगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये हॉरिजेंटल लाइन कंसीडर करेंगे बच्चों, एंड यहां से हमें ये एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। आप अल्फा बोलो, बीटा बोलो, नो वरीज। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ तो एंगल बना रहे हैं। और एक और चीज बच्चों, आइदर आप हॉरिजेंटली ले सकते हो या तो यही चीज को आप वर्टिकली लो, नो इश्यूज एट ऑल। बस इशू किधर होगा आपको? रिजॉल्विंग वाले पार्ट में, एंड वो इशू को सॉल्व करने के लिए ही आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं आप लोग को वो इशू से भी बचा लूंगी, ठीक है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, एंड दिस इज R1 एंड दिस इज R2। यू कैन आइदर गो विद दिस फ्री बॉडी डायग्राम और दिस फ्री बॉडी डायग्राम। नो नीड टू ड्रॉ दिस ब्लॉक, हम ब्लॉक नहीं ड्रॉ करेंगे, एरो देंगे बस, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम में एरोज रहते हैं, राइट। एनी इश्यूज टू एवरीवन? एनी इश्यूज टू एनीवन? एनी इश्यूज टू एवरीवन? सबके इश्यूज वेलकम। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अगर आपको कुछ नहीं समझा इसमें तो। फ्री बॉडी डायग्राम सिंपल है बच्चों, आई रिवाइज इट वंस अगेन, कुछ घबराने जैसी बात नहीं है। ये एक डायग्राम था बच्चों, ठीक है। ये डायग्राम कैसा है? यहां से एक धागा अटैच्ड है, यहां से एक धागा अटैच्ड है, बीच में एक पुली टाइप अपीयरेंस है और एक ब्लॉक उसको लटका है। इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि कहां से फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। सो उसको कैसे करेंगे?
पॉइंट लेंगे, यहां से मान लीजिए R1 फोर्स लग रहा है, यहां से मान लीजिए R2 फोर्स लग रहा है, यहां से मान लीजिए रिएक्शन ऑफ ब्लॉक लग रहा है, ठीक है। एंड सिंस हमारा एक ड्यूटी है कि वो फोर्स परपेंडिकुलर है या नहीं बनाने के बाद एनालाइज करना, सिंस इधर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व। मैं तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो हॉरिजेंटल है एंड इट इज वेरी इजी टू अडेप्ट टू आइज। अगर आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर करते हो, नो इश्यूज एट ऑल, जाइए, आपको जो कंफर्टेबल लगे वही कीजिए, बट रिजॉल्विंग के वक्त ध्यान देना कि आप जो एंगल्स कंसिडर कर रहे हो उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो, ठीक है बच्चों। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फाइनल स्क्रीनशॉट शॉर्ट में। एक लास्ट देख लें एफबीडी। अभी यहाँ पे तो आपको कोई एंगल्स नहीं आ रहा है, लेकिन कभी कभी ना फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको एंगल्स कंसिडर कर ऑलरेडी दिए होते हैं। चले नेक्स्ट मूव। ऊपर का दीवार है मेरा, ये सीलिंग। डायग्राम थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ मैं आप लोग के लिए। ये मेरा स्प्रिंग है और ये मेरा ब्लॉक है, ओके। तो इसका एफबीडी कैसे आएगा बच्चों? एनी आइडिया, एनीवन? वेरी सिंपल, ये ब्लॉक किसी बॉटम सरफेस पे प्लेस नहीं है, इस पे जो भी टेंशन फोर्स लग रही है वो ऊपर से लग रही है। तो अगर ब्लॉक का रिएक्शन इस तरफ है, मतलब वो अपना वेट इस तरफ नीचे की तरफ डाल रहा है, तो उसी लाइन ऑफ एक्शन में रिएक्शन कौन दे रहा है हमारा? ये स्प्रिंग। तो ये रिएक्शन ऑफ स्प्रिंग कंसिडर करेंगे। देन इसका एफबीडी कैसे हो जाएगा बच्चों? एट ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन द वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन and the reaction is in the upward direction. Okay, ये क्लियर है? And the last question for today. Let me draw the question. कलर चेंज कर दूं? येलो ले लें या व्हाइट? व्हाइट लेते हैं, ठीक है। सो ये है मेरा लैंड। ये लैंड ऐसा क्यों बनाया मैंने? अभी ये जो गाड़ी है वो ऐसे जाएगी, मतलब लैंड कुछ इंक्लिनेशन है लैंड का। अब वो इंक्लिनेशन मान लो थीटा है, लैंड किसी इंक्लिनेशन से खड़ा है, राइट बच्चों। एंड ये इंक्लिनेशन को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। कि वो लैंड कैसे होती है बच्चों? स्ट्रेट होती है, बट अगर लैंड को थोड़ा इंक्लिनेशन दे दे तो वो थोड़ा ऐसे ऊंची हो जाती है, मतलब गाड़ियां इस डायरेक्शन से जाएंगी, राइट। सो ये ऐसा हो गया। नाउ अगर मैंने इस पे एक ब्लॉक रखा है, मैंने इस पर एक ब्लॉक रखा है, तो उस पे कैसे लगने वाले फोर्सेस? कैसे लगेंगे फोर्सेस बच्चों? सबसे पहले ब्लॉक का खुद का वेट होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। और जमीन खुद का एक रिएक्शन फोर्स देगी, है ना। लेकिन ये दोनों एक लाइन में है नहीं, जबकि हमने एक चीज देखा कि जो भी ब्लॉक होता है उसका वेट और रिएक्शन दोनों एक ही लाइन में आते हैं। ये एक लाइन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो वेट वाला पोर्शन है इसको मैं शिफ्ट करके इधर रख दूंगी, ओके। एंड इधर से मैं एक लाइन खींच दूंगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइन? ये लाइन क्या करता है? ये एंगल डिफाइन करता है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। समझा बच्चों? फिर से और एक बार ध्यान दे दो सारे बच्चों, और एक बार ध्यान दे दो। व्हाट दिस इज, ये जितना भी लैंड का इंक्लिनेशन हो, यहाँ पे तो हमने उसको थीटा कंसिडर किया है, जितना भी लैंड का इंक्लिनेशन हो, अगर ब्लॉक है तो उसका वेट हमें ऐसे लेना है
और रिएक्ट और ये लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करना है। फर्स्ट थिंग, कभी भी इंक्लाइंड आया, देन ये इसको रिएक्शन देगा, ये लैंड ऑब्वियसली अपनी तरफ से लैंड पुश करेगा कि नहीं भाई तू मेरे ऊपर मत रहे ज्यादा, तो वो रिएक्शन इस एंगल से मिलेगा, है ना। एंड दिस एंगल, दिस रिएक्शन एंड दिस एंगल इज नथिंग बट द सेम एंगल एज थीटा। ओके बच्चों, सो ऐसा रिएक्टिव फोर्स हो जाता है। दिस इज अपना वेट, दिस इज अपना रिएक्शन। एंड और एक चीज बच्चों, इसमें ना फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट भी आता है। अगर ये बॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों? ऑब्वियसली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। Fr मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये फिर से स्ट्रेट में नहीं है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। आपको दिख रही है ये लाइन बच्चों? थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देती हूँ। हाँ, दिस इज अपना फ्रिक्शनल फोर्स, कलर चेंज टू येलो। दिस इज अपना रिएक्टिव फोर्स, कलर चेंज टू ब्लू, एंड दिस इज अपना वेट। ओके, सो अपना वेट, फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स। अभी हम वो ड्रॉ करते हैं बच्चों जो हमें बहुत कंपलसरी है, दैट इज अपना परपेंडिकुलर लाइन। सिंस येलो यूज किया तो मैं यहाँ पे रेड यूज करती हूँ थोड़ा लाइंस ड्रॉ करने के लिए। थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं। ये लाइन ऑफ एक्शन वेट का, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। एंड इधर ये थीटा बनेगा। इसको थोड़ा सा शफलिंग बच्चों, ये काफी न्यू चीजें हैं जो आजकल इन्वेंट कर दी गई हैं, लेकिन इतने इश्यूज छोटे छोटे हमारे अटक जाते हैं। इश्यूज नाउ, दिस इज द एंगल थीटा, है ना। हो गया रिजॉल्व बच्चों। ये कैसे किया हमने? ये जो मेरा ब्लॉक है उसका ये पर्सनल वेट खुद का, जमीन उसको रिएक्शन दे रही है। सिंस वो स्ट्रेट नहीं देगी क्योंकि जमीन ऐसी है, तो वो अपना रिएक्शन किसी एंगल पर अप्लाई करेगी। एंड एफ आर भी फ्रिक्शनल फोर्स भी उस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ब्लॉक जो है वो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों? नीचे। तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है। एंड दिस इज द फाइनल एफबीडी। फाइनल एफबीडी कैसे आएगा बच्चों? वेट, मेरा रिएक्टिव फोर्सेस, मेरा फ्रिक्शनल फोर्सेस, एंड द लास्ट थिंग दैट विल कम हियर इज मेरा लाइन ऑफ एक्शन, राइट बच्चों। कलर चेंज टू ऑरेंज एंड लेट्स राइट द थीटा। ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये टॉपिक में कहीं पर भी माइनर सा भी डाउट है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ये डायग्राम है एफबीडी, दिस इज योर एक्सप्लेनेटरी डायग्राम। सब कुछ अपना नोट डाउन कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाएंगे। वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप करोगे एंड लेट अस नो आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट आते हैं, कितने नहीं। टिल देन कहीं भी डाउट है रिप्ले करो वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट्स वेयरएवर नेसेसरी, डायग्राम्स बनाओ, पॉइंट्स नोट डाउन करो। कैसे पॉइंट्स होने चाहिए बच्चों? लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सी, जब आप डायग्राम बनाते हो तो जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस का, मेक श्योर वो परपेंडिकुलर हो। अगर वो स्ट्रेट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे वो रिएक्शन जो दे रहा था सरफेस वो स्ट्रेट नहीं था, इसके लिए हमने क्या किया? एंगल कंसिडर किया, राइट। सिमिलरली हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स था दैट वाज आल्सो नॉट स्ट्रेट इन द सेंस ऑन द एक्स और वाई एक्सिस, क्लियर। वो भी स्ट्रेट नहीं था, इसके लिए हमने क्या किया? वहां भी एक एंगल कंसिडर कर लिया टू मेक इट इजियर। एंड इसके साथ हमारा एफबीडी ये बन के तैयार है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। इसी के साथ मैं नंदिनी आप सबसे अलविदा कहती हूँ। नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर, यही यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, डू स्टडी एंड गेन मैक्सिमम नॉलेज। गुड बाय।